कि वहां वो लोग कहते हैं कि स्वानुभूति, स्वानुभूति का अर्थ होता है कि हमने जो स्वयं अनुभव किया है उसको हम आपकी सहानुभूति से नमस्कार साथियों, प्लूटस आईएएस के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग में मुख्य परीक्षा के में जो वैकल्पिक विषय जिसका वेटेज 500 नंबर का होता है, उस 500 नंबर के वेटेज में वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य का चयन करें तो क्यों करें, और अगर करने का उसका मूल आधार क्या होना चाहिए। केवल क्या इसलिए कि वो हिंदी में है इसलिए हम उसको क्या कहते हैं उसको वैकल्पिक विषय के रूप में चुन लें, या हम हिंदी भाषी राज्यों से आते हैं इसलिए चुन लें, तो ऐसा नहीं है। आप हमारे पीछे एक देख रहे होंगे कि भारत का मानचित्र है। ये भारत के मानचित्र में आप देख रहे होंगे कि ये हिंदी है। अब आप कहेंगे कि सर आजकल दिल्ली और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में और यहाँ तक कि दिल्ली में भी लोग माने इंग्लिश बोलते हैं, उसके बावजूद क्या नाम है हम हिंदी को पूरे देश की भाषा के रूप में हम चित्रित कर रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आज़ादी का जब आंदोलन हुआ था तो गांधीवाद का जो माने प्रथम चरण है वो तो पूरा का पूरा आंदोलन के चरण में है। फिर गांधीवाद का चरण जो है कुछ देर रुकता है, फिर द्वितीय चरण स्टार्ट होता है। और आज़ादी की लड़ाई में जब द्वितीय चरण की जब शुरुआत होती है तो उस वक्त संपर्क भाषा के रूप में गांधी जी जिस हिंदवी की बात कर रहे थे उस वही हिंदी की बात आज हम करने वाले हैं। तो हमारा जो वैकल्पिक विषय है वो हिंदी साहित्य है। और हिंदी साहित्य में कम से कम अगर आपने 3 या 4 महीना अगर हिंदी साहित्य को पढ़ लिया तो आप आसानी से कम 320 से अधिक नंबर प्राप्त कर पाएंगे। होता क्या है कि जब कभी यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आता है तो लोग कहेंगे क्या कि हमारे कोचिंग में फलना बच्चा ने हिस्ट्री में इतना नंबर ले आया, तो फिलॉसफी में इतना नंबर ले आया, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इतना नंबर लेके आ गया। उनसे आप सीधा सवाल पूछिए, या हिस्ट्री में लेके आ गया या अनदर सब्जेक्ट में भी लेके आ गया, उनसे आप सीधा सवाल पूछिए कि अगर आपने हिस्ट्री हिंदी भाषा में लिखी है, अगर आपने फिलॉसफी हिंदी भाषा में लिखी है, अगर आपने या कोई और भी सब्जेक्ट जो जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हों या सोशल साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हों या फिर जो विज्ञान के विषयों से संबंधित सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट में आप यह गौर करेंगे कि जो बच्चा लिख रहा है उसका माध्यम हिंदी नहीं होता है। अगर वो हिंदी होगा तो हिंदी माध्यम में उसका मैक्सिमम, उस विषय का मैक्सिमम अंक 290 पर जाकर ठहर जाता है। बहुत रेयर केस में 295, बहुत हुआ तो 298 नंबर पर जाकर ठहर जाता है। लेकिन हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य जो है वो उसमें कम से कम आप 320 से प्लस नंबर लाते हैं। मैं इससे पहले जो मैंने क्लास लिया था उस क्लास में मैंने बताया था कि आप हिंदी भाषा को क्यों चयन करें। अब चूंकि आज के क्लास में हम उसी टॉपिक को दोबारा से स्टार्ट करना नहीं चाहेंगे कि हिंदी भाषा को क्यों चुने आप, इसलिए हम आज बात करेंगे कि हिंदी भाषा का जो पूरा सिलेबस है, पहले आप सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस को देखने के बाद तब आप तय कीजिए कि आप किस कंफर्टेबल जोन में हैं, क्या आप वहां सहज महसूस कर रहे हैं। याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है, संघ लोक सेवा आयोग के जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, या किसी भी स्टेट में माने उस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उस सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में वैकल्पिक विषय का प्रावधान होता है। अलग अलग राज्यों में इसका वेटेज अलग अलग है, किंतु यूपीएससी में यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विस परीक्षा में इसका वेटेज 500 नंबर का है। और 500 के इस नंबर में आपको वैकल्पिक विषय ही आपको आईएएस बनाएगा, इतने याद रखिए। क्योंकि जीएस के मामले में
हम कितना भी कुछ बोल दें, जीएस के मामले में चाहे वह हिंदी का बच्चा हो या अंग्रेजी का बच्चा हो, उसमें बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है, 2 4 5 नंबर का अंतर होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 नंबर का अंतर होता है। बाकी जो उसको स्कोर में ऊपर लेकर चला जाता है वह उसका जीएस पेपर, वह उसका वैकल्पिक विषय होता है। और जिस परीक्षा में एक एक नंबर इतना महत्वपूर्ण हो कि वह आपके कैडर के साथ ही साथ आपको ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए चुनने का माध्यम बनता हो, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत में 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा। तो अखिल भारतीय सेवा में केवल आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, या फिर इंडियन पुलिस सर्विस अर्थात जिसको हम आईपीएस बोलते हैं, भारतीय पुलिस सेवा, अथवा भारतीय वन सेवा जिसको हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं, वही केवल कैडर को डिसाइड करता है। वही ऑल इंडिया में उसकी जो पोस्टिंग होती है वो ऑल इंडिया होता है। बाकी यहाँ तक कि आईएफ जिसको हम इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हैं, या आईआरटीएस इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विसेज कहते हैं, या फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जिसको आईआरएस कहते हैं, तो इन सभी में मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो जब जाते हैं तो वो केवल और केवल केंद्रीय सेवा है, अर्थात वह भारत की सेवा है, ऑल इंडिया सर्विस तो है, लेकिन इसमें आपका कैडर डिसाइड नहीं होता है। कैडर डिसाइड केवल 3 ही एग्जाम में होता है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में। क्योंकि आज हमारा मुख्य मुद्दा है कि हम पहले आज पाठ्यक्रम को हिंदी साहित्य के पूरे पाठ्यक्रम को समझें, उसके बाद हम आगे बढ़े और क्यों चयन करें, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका है, तो वो आपको प्लूटस आईएएस के वेबसाइट पर दिख जाएगा। आप वहां जाकर ये समझिए कि क्यों महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा में सबसे अच्छी बात ये होती है कि हिंदी भाषा बड़ा ही सरल और सहज है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि यह बहुत ही अंकदायी विषय होता है। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा अपडेट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। चौथा कंडीशन क्या होता है कि इसमें आप कबीर की वाणी, तुलसी की वाणियों, तुलसी के जो क्या नाम है रामचरितमानस जो है, या सुंदरकांड जो है, या उत्तरकांड जो है, बचपन से लोगों के मुंह से सुनते आए हैं, अपने आसपास के समाज में आप उस चीज को सुन रहे हैं। कबीर के वाणियों को जो बीजक में संकलित हुआ है ना, जिनको क्या नाम है कबीर भाषा नहीं भाखा बोल रहे थे, तो भाखा जिसको हम आम लोगों की भाषा कहते हैं, तो वह आप बचपन से सुनते आए होते हैं, तो आप वहां गलती नहीं करते हैं। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में आप बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं। इस भाषा को पढ़ने माने इस साहित्य को पढ़ने के बाद, हिंदी साहित्य को पढ़ने के बाद इतना तो तय है कि आप एक बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, ये तय है। कारण कि आप उसमें कथा के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, उसके बाद पद के माध्यम से, गद्य के माध्यम से समाज को पढ़ते, देखते और समझते हैं। समाज को समझने का हमारा जो यहाँ तात्पर्य है, वो तात्पर्य इसलिए मैंने कहा कि समाज को पढ़ते, देखते और समझते हैं, ये 3 शब्द का मैंने प्रयोग किया। समाज को पढ़ना, समाज को देखना और समाज को समझना। हम सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी क्यों करते हैं? पहला सवाल यह है कि क्यों करते हैं। अगर हम करते हैं, अगर हम आईएएस बन भी जाएं, तो आईएएस बन के हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ हमारा काम होगा? तो आईएएस बन जाने के बाद हमारा काम कहाँ होगा? हमारा काम होगा एक राज्य में जाकर के वहाँ की लोगों का, वहाँ के प्रशासनिक ढांचे में हमको फिट होकर के वहाँ की लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करना। अर्थात आप नागरिक सेवा का चयन क्यों करते हैं, जिसको हम हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। वो इसलिए कि आप अंततः जाते कहाँ हैं? आप अंततः चले जाते हैं उस राज्य में जिस राज्य में आपको कार्य करना होता है। वहां आपकी शुरुआत प्रशासनिक स्तर पर जो ग्राउंड लेवल से आपकी शुरुआत होती है, और फिर बढ़ते 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 आप उस राज्य के मुख्य सचिव बन जाते हैं, जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहा जाता है। या अगर आपने 25 साल से
अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और 25 साल 26 साल तक अगर आपने के बीच में अगर आपने यूपीएससी के एग्जाम के द्वारा अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो उस कंडीशन में प्रबल संभावना है कि आप भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी भी बनेंगे। आईएएस मुख्यतः कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर आप 35 साल में निकालेंगे तो आप सेवा कितना दिन तक किए हैं, तो सेवा के आधार पर आपका प्रमोशन होता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का मतलब आप ये जान लीजिए कि आप उस वक्त के जो भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे और उस वक्त जो भारत के राष्ट्रपति होंगे उनके साथ आपका मिलना जुलना होगा। पूरे दिन में आप 5 से 10 बार उनसे बात करेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी का मतलब यह होते, अर्थात प्रशासनिक सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी का, सबसे महत्वपूर्ण पद। और पुलिस सेवा में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद हम मानते हैं वह राज्य के लेवल पर डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की सेवा को हम मानते हैं, जो पूरे राज्य के चीजों को, वहां के लॉ एंड गवर्नेंस को, अर्थात वहां के विधि और कानून को वह नियंत्रित करता है कानून के माध्यम से, जो उस राज्य में जिस तरह का कानून है और भारतीय न्याय संहिता जो कहती है उसके आधार पर आप एक प्रशासक के रूप में, एक ब्यूरोक्रेट्स के रूप में उनसे बात करते हैं और उस आधार पर आप एक्शन लेते हैं जो आपको लगता है कि जो भी संविधान। इसीलिए हम लोग GS4 भी पढ़ते हैं मुख्य परीक्षा में, जिसमें हमें केस स्टडी दिया जाता है। और केस स्टडी में आप केस स्टडी को पढ़ने के बाद वहां पर जब उसको आंसर को ड्राफ्ट करते हैं तो उस वक्त आप तटस्थ होकर, निरपेक्ष होकर, निष्पक्ष होकर आप एक्शन लेते हैं। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब भी यही होता है। तो मैंने इस फोटोग्राफ में आपको बताने की ये कोशिश की है कि देखिए हिंदी है जो है ये राजनीतिकरण का शिकार हुआ है। संविधान सभा में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की गई तो कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया। मूल रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों में से कुछ राज्यों के लोगों ने उसका विरोध किया कि कहीं हिंदी जो अगर हमें बोलने के लिए कहा जा रहा है, सीखने के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारी मातृभाषा समाप्त हो जाएगी। तो यह बात था ही नहीं कि मातृभाषा समाप्त होगी, ये बात था ही नहीं कि मातृभाषा समाप्त होगी। आपका जो मदर टंग है, जिसको आप मातृभाषा बोलते हैं, उसके समाप्तिकरण की बात ही नहीं हुई थी। ये हुआ था कि अब आप एक बात पूछेंगे, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एक जमाने में यूरोप में लोगों की भाषा अंग्रेजी नहीं थी, वहां के प्रशासन की भाषा फ्रेंच थी, वहां के प्रशासन की भाषा रोमन थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहां के लोगों ने भी प्रशासन को चलाने के लिए अंग्रेजी भाषा को सीखा। इसीलिए संविधान सभा की बैठक में, जब संविधान सभा की बैठक में तमाम लोग जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने ये विचार किया कि एक काम किया जा सकता है कि हिंदी को कम से कम 10 साल के लिए इसको हम प्रमोट तो करेंगे, आगे बढ़ इसके संवर्धन के लिए तो कार्य करेंगे ही, और कोशिश करेंगे कि जो दक्षिण भारतीय राज्य जो हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी धीरे धीरे समझने में आने लगे और इस तरह प्रशासनिक कार्य चलने लगेगा। पहले खेर आयोग का गठन हुआ, फिर पंत आयोग का गठन हुआ। तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में तो फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो केवल यह कह देना कि हम हिंदी भाषा की अगर बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हम हिंदी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं और दूसरी भाषाओं को समाप्त कर देने की बात कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हम कह रहे हैं। हमारी मातृभाषा तो जो है वो रहेगा ही रहेगा। और आप अभी 2020 में डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जिसको NEP 2020 बोलते हैं, उसमें तो त्रिभाषा फॉर्मूला दिया ही गया है 3 भाषाओं का, कि बच्चों को पहले मातृभाषा में सिखाया जाएगा, उसके बाद आप एक विषय के रूप में हिंदी पढ़ेंगे, दूसरे विषय के रूप में आपको जो भाषा पढ़ना है वो आप पढ़िए, है ना। आपको इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिंदी पढ़ाता हूं या केवल हिंदी से PhD किया हूं इसलिए मैं हिंदी का पक्ष ले रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। कारण कि इस देश में मात्र 2% लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं। इस देश में 2% लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं।
बाकी 98% लोगों की जो मातृभाषा है वह अलग अलग है। तो यह तर्क देना कि क्या नाम है, चूंकि हम हिंदी नहीं जानते हैं इसीलिए हम हिंदी को नहीं अपनाएंगे, ये बड़ा ही बेहुदा और बड़ा ही माने अतार्किक तर्क है ये, पहली बात। दूसरी बात, जब आंदोलन प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय आंदोलन में, तो आप जानते हो कि भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होता है संपर्क भाषा, एक आधिकारिक भाषा और एक राष्ट्रभाषा। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही गई थी, है ना। दूसरा संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होता है कि इतने बड़े देश में विभिन्न राज्यों में जब हम आवागमन करते हैं अपने विभिन्न कार्यों के लिए, तो उस कंडीशन में हम करते क्या है कि वहाँ लोगों के द्वारा, जो आम लोगों से जो हम बातचीत करते हैं वो हिंदी में करते हैं। तो हिंदी में करते हैं तो इसलिए संपर्क भाषा के रूप में भी काम करता है। और मैंने दूसरा कहा कि ये आधिकारिक भाषा, जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हर राज्य में अलग अलग होता है, लेकिन अमूमन भारत में राजभाषा जो है, केंद्र सरकार की जो राजभाषा है वो हिंदी है। उसके साथ इंग्लिश को भी हमने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा है। जब शुरुआत में इसकी संविधान सभा में बात की गई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि हिंदी को हम केवल 10 साल के लिए ही रखेंगे, उसके बाद जब लोग सीख जाएंगे वहां के लोग, तो उसके बाद हम क्या नाम है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देंगे और फिर हिंदी राष्ट्र बने। ये बड़ी विडंबना है कि जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश का अपना कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ये सोचने की बात है, आप इसे ध्यानपूर्वक सोचिए। केवल आईएएस के एग्जाम के लिए या बहुत सारा पोस्ट निकलता है राजभाषा अधिकारी का, विभिन्न विभागों में राजभाषा अधिकारी का पोस्ट निकलता है, बैंक राजभाषा अधिकारी का पोस्ट निकालती है, इसलिए आप हिंदी की वकालत कीजिए, मत कीजिए। आप सोचिए कि जिस देश में मात्र 2% लोग अंग्रेजी बोलने वाले हों, उस देश में अगर हमारा अपना कोई राष्ट्रभाषा नहीं है तो कितना शर्मनाक बात है। ये हमारे शासन को सोचना चाहिए। हमारे देश के जो नीति निर्माण करने वाले लोग हैं उनको यह सोचना चाहिए कि किसी भी राष्ट्र का एक अपना भाषा होता है जिसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे जर्मनी के लोगों का भाषा जर्मन है, जैसे चाइनीज लोगों की भाषा चाइनीज या मंचूरियन है ना। उसी तरह भारत में एक बात और, जब ये चर्चा मैं कर रहा हूं तो मैंने एक चीज देखा कि क्या नाम है, आपसे मैं इस क्षेत्र में बात करूं कि आप सोचिए कि मुगल का दरबार जब था, जब मुगल शासन हम पे था, तो उस वक्त तो आधिकारिक भाषा फारसी थी और लोगों की आम भाषा क्या थी, हिंदी मिश्रित उर्दू थी, है ना। ठीक, आप प्राचीन काल में चले जाइएगा इतिहास में, तो प्राचीन काल में अलग अलग साम्राज्य में अलग अलग साम्राज्य की भाषा अलग अलग थी। अगर हम गौतम बुद्ध के काल में जाएं तो गौतम बुद्ध के काल में भी ब्रह्म लिपि है, पाली है, प्राकृत है। तो ये है, तो मैं ये उदाहरण आपको इसलिए देना चाह रहा था कि शासन के स्तर पर एक भाषा होती है जो प्रशासनिक लोगों के लिए होती है, लेकिन आम लोगों की अपनी एक भाषा होती है। और कबीर या तुलसी, कबीर की जो बानियां हैं वो इतना पॉपुलर इसलिए होता है क्योंकि वो आम लोगों की भाषा में बात करते हैं। जब रामचरितमानस का निर्माण मैंने जब लिखा जा रहा था, तब तुलसीदास ने अवधी में इसको लिखा। वह चाहते तो वाल्मीकि की तरह संस्कृत में इसको लिख सकते थे, वह चाहते तो अन्य भाषा में लिख सकते थे, लेकिन अवधी चूंकि लोगों को समझ में आती है, पूर्वांचल के क्षेत्रों में अधिकतम लोगों को समझ में आती है, तो वह लोगों ने उसे पढ़ा और वह साहित्य पॉपुलर हो गया। मेरा कहने का, इन तमाम उदाहरणों के पीछे मेरा कहने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हिंदी पूरे देश में बोली जाती है। यह अलग बात है कि क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर, जब मैं एमए का स्टूडेंट था और मैं जब अपना सेमिनार पेपर प्रस्तुत कर रहा था, तो मैं एक सेमिनार पेपर में मैंने यही कहा था कि इस देश में मिनट मिनट पर लोगों की जो है भावनाएं आहत हो जाती है।
कभी राष्ट्र के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी लिंग के नाम पर। यहाँ मिनट मिनट में लोगों की माने भावनाएं आहत होती है। जिस देश में मिनट मिनट पे लोगों की भावनाएं आहत होती हो, उस देश में आप किसी भी तथ्य तक कैसे पहुंचिएगा? बिना तर्क के, बिना तर्क किए हुए आप अतार्किक बात करिएगा। तर्क के आधार पर जब कोई बातें होती है, तब आप उसके कंक्लूजन पर जब पहुंचते, तब आप सही निष्कर्ष निकालते हैं कि यह राह होना चाहिए। भारत में हर जगह हिंदी बोली जाती है, ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं बोली जाती है। अब कहेंगे कुछ लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो कुछ लोग, जिस देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ हो, उसमें से 2% लोग अंग्रेजी जानते हैं, वह हिंदी नहीं भी जानते हैं, तो सरकार चाहे तो इसे राष्ट्रभाषा घोषित कर दे। उन्हें कर भी देना चाहिए, लेकिन विडंबना है क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है। हिंदुस्तान की बात होती है, लेकिन हिंदी को हम केवल 14 जनवरी यानी कि राष्ट्रभाषा दिवस के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मना करके उसकी तीसरी कर जाते हैं। और वो सारे पैसे जो सरकारी फंड आता है विभिन्न विभागों को, उनको खा करके हम लोग बस एक व्याख्यान के आयोजन कर देते हैं और खुश हो जाते हैं, हिंदी जिंदाबाद। हिंदी को इसलिए मत पढ़िए, हिंदी को पढ़िए तो हिंदी को समझिए। आप कल्पना करिए कि अगर आप एक आईएएस के रूप में चुनकर गए हैं और आपकी पोस्टिंग किसी हिंदी बेल्ट में हो गई, आपकी पोस्टिंग मान लीजिए मध्य प्रदेश में हो गई, या आपकी पोस्टिंग अगर मान लीजिए बिहार में हो गई, या आपकी पोस्टिंग मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हो गई, है ना, और आप वहां जा रहे हैं और आप ऑफिस घर जाने माने घर से अपने सरकारी बंगला, जो आईएएस का जो बंगला है, उस बंगला से आप निकले और जैसे ही आप कलेक्ट्रेट के दरवाजे पर रुके और अपनी गाड़ी से जैसे ही उतरकर आपको अपने चैम्बर तक जाना था, अर्थात आपको ऑफिस तक जाना था, उसी वक्त आप देखते हैं कि एक वृद्ध महिला बैठी हुई है और उसके हाथ में एक कागज है और वो दुखी है। आप आईएएस हैं, आपके पास 2 विकल्प है। पहला विकल्प क्या होगा कि आप उस वृद्ध महिला को इग्नोर कर दें, आप डायरेक्ट चैम्बर में जाइए और चैम्बर में जाकर के जो आपके जो एमटीएस कर्मचारी होते हैं उनको बुला के बोलिए कि भाई इनकी क्या समस्या है, सुन लो और बताओ मुझे। एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आप जैसे ही उतरे और आपने एक वृद्ध महिला को देखा, तो आप उनसे एक सवाल पूछते हैं कि आपकी क्या दिक्कत है, आप यहाँ क्यों आई हैं, क्या समस्या है आपको। तो वो हिंदी में बोलेगी, वो अंग्रेजी में नहीं बोलेगी। उनको शासन की भाषा समझ में नहीं आती है, वो आम भाषा में बोलेगी। हो सकता है वो अवधी में बोले, हो सकता है कि वो मैथिली में बोले, हो सकता है कि वो सिंधी में बोले, हो सकता है कि वो पंजाबी में बोले। तो उनको अंग्रेजी नहीं आती है और आपको तो ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर मान लीजिए आप हिंदी बेल्ट के लड़के हैं या लड़कियां हैं और आपकी पोस्टिंग अगर पंजाब में हो जाती है तो आपको पंजाबी सीखनी पड़ती है। लवासना में आपको पंजाबी सीखने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर आपका पोस्टिंग मान लीजिए तमिलनाडु में हो जाता है तो आपको तमिल सीखने के लिए सरकार व्यवस्था करती है। लाल बहादुर प्रशासनिक अकादमी जो है वहाँ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लवासना, तो लवासना सरकार आपको ट्रेनिंग देती है और आप तेलुगु समझने लगते हैं या तमिल समझने लगते हैं और फिर उस राज्य में जाते हैं। कोई ऐसा लड़का या ऐसी लड़की जो आईएएस बने हैं, मान लीजिए तमिलनाडु से उनकी पोस्टिंग बिहार में हो गई, या वो क्या नाम है कन्नड़ जानती थी और उनका पोस्टिंग जो है बिहार में हो गया, तो क्या वो काम नहीं करेंगे? वो काम तो करेंगे ही, लेकिन उसके लिए क्या किया जाता है कि उनको हिंदी का ज्ञान दिया जाता है, हिंदी भाषा का ज्ञान उन्हें समझाया जाता है कि आप हिंदी भाषा में आप प्रवीणता कैसे हासिल करेंगे। और यह हर जगह है, ऐसा नहीं है कि केवल आईएएस आईपीएस के क्षेत्र में ही। भारत में जितने भी केंद्रीय सेवा है, केंद्र स्तर के जितने भी मंत्रालय हैं, वहां सभी जगह ऑलरेडी हिंदी के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है और वहां पे पूर्णतः वहां के कर्मचारियों को हिंदी भाषा सिखाई जाती है। धीरे धीरे करके सब भाषा को उसमें कोई प्रवीणता हासिल करते हैं, तो प्रवीणता हासिल करने का उनको सर्टिफिकेट मिलता है, प्राइज मिलता है और अंततः
वो क्या नाम है हिंदी सीख जाते हैं और हिंदी में काम करने को के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये एक लंबा विषय है, मैं इस पर जब मैं पढ़ाना प्रारंभ करूंगा तो इस पर चर्चा करूंगा। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप हिंदी साहित्य को क्यों चुने। हिंदी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, आप यहाँ गौर कीजिए, संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विस परीक्षा के मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य का संपूर्ण पाठ्यक्रम। आज आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम क्या है। अमूमन होता क्या है कि जो बच्चे बीटेक बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, कॉमर्स के बैकग्राउंड से आते हैं, मेडिकल के बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको लगता है कि अरे यार हिंदी में तो केवल याद करना पड़े। ऐसा कुछ नहीं है। हमने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है जिनका बैकग्राउंड पूरा का पूरा इंजीनियरिंग का रहा है। मेडिकल के बच्चे ने हिंदी साहित्य को लेकर के आईएएस कंप्लीट किया, वो प्रॉपर आईएएस बने हैं, प्रॉपर उनको आईएएस मिला है। हम अब इस तर्क पे नहीं जाएंगे, उस विषय पे नहीं जाएंगे कि आईएएस बनने के लिए कितना दिन क्या नाम है मतलब ये कितना रैंक लाना मेरे लिए जरूरी है, कितने रैंक ऑल इंडिया रैंक में आएंगे तो हम आईएएस बनेंगे। उसके लिए हम ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग में जो सिविल सर्विसेज के रूप में वैकल्पिक विषय के रूप में जिसका वेटेज 500 नंबर का होता है, उसमें हिंदी साहित्य का पूरा पाठ्यक्रम क्या है। और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं जब आपको बात करूंगा तो दिखेगा दोनों पेपर का अलग अलग सिलेबस, लेकिन दोनों पेपर जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ, परस्पर जुड़ा हुआ है। और जब वो एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ है तो मतलब आप एक ही तैयारी में उसके दोनों पेपर की तैयारी होती है। अब कहेंगे ऐसा क्यों, तो आइए हम बात करते हैं इसके सिलेबस पर। इसके सिलेबस का पहला अर्थ है, देखिए जैसे मैंने यहां लिखा हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 1 जो है, इसमें क्या क्या चीज है आप यहां देख रहे होंगे कि इसका कुल अंक जो होता है 250 होता है, 250 नंबर का ये होता है। 3 घंटा का ही समय मिलेगा आपको, जिसमें आपको 180 मिनट होते हैं, उसी में आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो हिंदी भाषा में जो प्रथम प्रश्न पत्र है, अर्थात प्रश्न पेपर नंबर 1, ऑप्शनल के पेपर नंबर 1 में वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र 1 में जब हिंदी भाषा और हिंदी भाषा को जो हम चुनते हैं, यानी हिंदी साहित्य को जब चुनते हैं, तो पहले पेपर में भाषा पढ़ना पड़ता है और नागरी लिपि का इतिहास पढ़ना पड़ता है ना। कि यह एक बात ध्यान रखिए, बोली ही भाषा बनती है और भाषा से ही साहित्य का निर्माण होता है ना। अगर इस देश में आज के डेट में अगर 6000 से अधिक बोलियां लुप्त हो गई, अर्थात उसको जानने वाले कोई नहीं है, तो इसका मतलब यह था कि उस बोली को संरक्षित किया ही नहीं गया था। अगर उस बोली को संरक्षित किया जाता, वो एक लोगों के माध्यम से दूसरी पीढ़ी में अगर मतलब दिया जाता, तो शायद वो बोली जिंदा रहती, उनके अपने इतिहास होते और उन इतिहासों को मुख्य धारा में शामिल कर पाते। मैं जब इस चीज को पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपको बता रहा हूं, तो एक चीज और आपको छोटा चीज बताना चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा था कि जब इतिहास लिखी जाती है, तो इतिहास हमेशा विजेताओं के इतिहास लिखे जाते हैं, ये ध्रुव सत्य है। किंतु होता क्या है कि जब हम मुख्य धारा का इतिहास पढ़ते हैं, उसी वक्त में एक दूसरा धारा भी इतिहास का चल रहा होता है, जिसको हम सबल्टन मतलब हिस्ट्री कहते हैं। ये मुख्य धारा के इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं लिटरेचर के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुख्य धारा के इतिहास की बात कर रहा हूं। कि मुख्य धारा के इतिहास में जब राजा रजवाड़ों के इतिहास लिखे जाते हैं, सामंतों और क्या नाम है वायसरायों का इतिहास लिखा जाता है, जब गवर्नर जनरल का इतिहास लिखा जाता है, तो उसी वक्त में हमारे समाज में एक ऐसा भी समाज होता है जिसको हम हाशियारत समाज कहते हैं, जिसको हम चिन्हित नहीं कर पाते हैं और उनका इतिहास नहीं लिखा जाता है। जैसे जब आप हिंदी साहित्य जब पढ़ेंगे, जब मैं आपको जब पढ़ाऊंगा,
जो हिंदी साहित्य में अलग अलग जो बाद आए हैं, बाद का अर्थ होता है अलग अलग जो चरण आए हैं, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, है ना, नई कविता आंदोलन, नई कहानी आंदोलन, समकालीन कविता, जनवादी कविता, ये सब जब हम बात करेंगे कहानी पर, जब बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब मध्यकाल तो पूरा का पूरा राज दरबारों का काल है, उसमें जो साहित्य लिखे गए हैं वो अमूमन या तो वीर रस के काव्य हैं, अथवा क्या नाम है वो जनता के भावनाओं को चित्रित करने वाला काव्य है। और जब हिंदी साहित्य आप पढ़ेंगे तो उसमें एक आलोचक हुए थे। आलोचक क्या हुए थे? एक्चुअली वो इतिहासकार थे जिनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कहना है कि किसी भी साहित्य, माने कोई भी जो साहित्य होता है वो जनता के चित्तवृत्ति का इतिहास होता है। अर्थात जनता जो है, जो जनता जो बोल रही, उनके जीवन में जो घटनाएं घट रही है उसको हम साहित्य में कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से, निबंध के माध्यम से या संस्मरण के माध्यम से हम उसको लिखते हैं। तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर साहित्य जनता के चित्तवृत्तियों का अगर इतिहास है तो फिर साहित्य केवल उन लोगों का तो इतिहास नहीं होना चाहिए था जो मुख्य धारा में शामिल थे। इतिहास तो उन लोगों का भी तो था जिनको अपने मुख्य धारा में शामिल ही नहीं होने दिया। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद इस देश में महिलाओं को वोटिंग देने का मत अधिकार प्राप्त हुआ है, जिसको हम आदि आबादी कहते हैं। और भारत सरकार, यानी कि जो वर्तमान भारत सरकार है, उससे पहले जो उनका कार्यकाल था, उस कार्यकाल में उन्होंने महिलाओं को 35% रिजर्वेशन देने के, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में के चुनावों में देने के लिए कहा कि 35% हम रिजर्वेशन देंगे महिलाओं को। तो जिसको हम आदि आबादी कह रहे हैं, उस आबादी के लिए कभी लिखा ही नहीं गया। छायावाद तो ये लिखता है कि नारी को या तो देवी बना दिया गया है या नहीं तो क्या नाम है, अबला बना दिया गया है ना। ये दो रूपों में ही देखते हैं, या तो हम उसको पूजते हैं या उनके लिए हम अबला के रूप में दया का भाव दिखाते हैं। जबकि जब नारीवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ अमेरिका में, तो खैर रेडिकल नारीवादी आंदोलन चालू हुआ, लेकिन भारत में जब स्त्रीवादी लेखन स्टार्ट हुआ, यानी कि प्रारंभ हुआ, साहित्य में जब स्त्रीवादी लेखन की शुरुआत की गई, तो वहां महिलाओं ने कहा कि आप पुरुष जब हमारे साहित्य को लिखते हैं तो आप हमारे बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं लिखते हैं, तो हमारा जो इतिहास है उस इतिहास को हम ही लिखेंगे। तो पुरुषों ने कहा कि भैया आपको दिक्कत क्या है, अगर कोई लिख रहा है साहित्य में तो आपको समस्या क्या है। तो उसने कहा कि देखिए होता क्या है कि प्रसव की जो पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा का अर्थ होता है जब स्त्री गर्भवती होती है और जब उसको बच्चा जनने की जब बारी आती है, उस वक्त जो उसके शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है, उस पीड़ा को केवल वह स्त्री ही महसूस कर सकती है। तो जब वो स्त्री महसूस करेगी इस चीज को, तो स्त्री ही अपनी कथा को लिखेगी, अपने दुख को लिखेगी, अपनी उपलब्धियों को लिखेगी। और इसीलिए उन्होंने कहा कि स्त्री माने किसी भी लेखन में, चाहे वो दलित आंदोलन स्टार्ट हुआ हो भारत में या आदिवासी आंदोलन स्टार्ट हुआ हो भारत में, तो दलित साहित्य जब लिखा गया, आदिवासी साहित्य जब लिखा गया या स्त्रीवादी साहित्य जब लिखे गए, तो उसमें उनका एकमात्र तर्क ये था कि हमें संवेदना बनाम सहानुभूति, यानी कि उसको दूसरे भाषा में समझिए आप, मैं यहाँ एक शब्द लिखता हूं उसके माध्यम से समझिए। मैंने यहां एक शब्द लिखा है, स्वानुभूति बनाम सहानुभूति।
स्वानुभूति और सहानुभूति क्या होता है? हमको आप इस रूप में मैंने मत देखिए कि आप हम पर दया और तरस खाइए, है ना। सहानुभूति नहीं चलेगा शास्त्रीय लेखन में, साहित्य के लेखन में स्वानुभूति चलेगा। समाज में हमने जो दर्द झेला है, हमने जो अपमान झेला है, हमको दोयम दर्जे का जो नागरिक माना गया, स्त्रियों को हमेशा ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक माना गया, और दलित वाली माने दलित साहित्य में भी ठीक यही कंडीशन है, और यही कंडीशन आदिवासी साहित्य में भी है कि वहां वो लोग कहते हैं कि स्वानुभूति का अर्थ होता है कि हमने जो स्वयं अनुभव किया है उसको हम आपकी सहानुभूति से, आप जो सहानुभूति के आधार पर लिख रहे हैं उसके आधार पर नहीं लिखा जाएगा, बल्कि लिखा जाए किसके आधार पर? स्वानुभूति के आधार पर। हमने जो झेला है दर्द को, उस दर्द को हम ही लिख पाएंगे। आप जब भी लिखेंगे तो आप सहानुभूति के आधार पर लिखेंगे, और सहानुभूति हमें नहीं चाहिए। जब इस देश में जब भी स्त्री को अगर नागरिक मान लिया गया, उस दिन से स्त्री और पुरुष के बीच दोयम दर्जे का व्यवहार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मैंने एक बार लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था जो यूजीसी के वेबसाइट में छपा भी था कि होता क्या है कि जब तक हिरण अपना इतिहास नहीं लिखेगा, जब तक हिरण अपना इतिहास नहीं लिखेगा तब तक शिकारियों की शौर्य गाथा का इतिहास लिखा जाएगा। जिस दिन हिरण अपना इतिहास खुद लिखना प्रारंभ करेगा, वो दिन शिकारियों की शौर्य गाथा नहीं बल्कि हिरण का इतिहास लिखा जाएगा। शब्द पर गौर कीजिए। अगर आप जिस चीज को खुद अनुभव नहीं किए हैं तो आप कभी भी लिखेंगे करुणा से लिखेंगे, सहानुभूति से लिखेंगे, उस तरह के दर्द को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए साहित्य में जो विभिन्न धारा, आजादी के बाद जो विभिन्न धारा आई साहित्य के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कभी नहीं कहा गया कि नारी हाय अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, ये नहीं कहा गया। उसके बाद स्त्रियों ने कहा कि भाई मैं भी इस देश का नागरिक हूं, और मैंने उस आर्टिकल में लिखा था कि भारत ने 1950 में ही स्त्रियों को बराबर का अधिकार दे दिया था, लेकिन हमारा भारतीय समाज आज भी स्त्रियों को बराबरी का अधिकार नहीं दे रहा है। संविधान ने हमें 1950 में ही दे दिया था कि आप सभी बराबर हैं, आपको भाषा, लिंग, क्षेत्र, रूप, रंग, नस्ल किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके रोजगार नहीं छीने जाएंगे, आपके अवसर नहीं छीने जाएंगे, है ना। तो भारत के संविधान ने तो 1950 में ही महिलाओं को बराबरी का हक दे दिया था, लेकिन भारतीय समाज आज तक उन्हें बराबरी का हक नहीं दिया है। खैर, हम आते हैं अब मुद्दे पर। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, आप देख रहे हैं कि क्या लिखा जा रहा है। तो इसका खंड क में जो है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास पढ़ेंगे, भाषा का, याद रखिएगा, साहित्य का नहीं, भाषा का लिखेंगे। तो उसमें हम अपभ्रंश, अबहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक और अनुप्रयुक्त स्वरूप पढ़ेंगे कि जो भाषा जो थी हिंदी भाषा, मैंने पहले कहा कि बोली से भाषा बनती है, भाषा से साहित्य बनता है, और हिंदी साहित्य को जो हम पढ़ेंगे तो पहले हमको भाषा को पढ़ना पड़ेगा, भाषा को पढ़ेंगे तब तो हम साहित्य को पढ़ पाएंगे। और हमारा जो पेपर है वो हिंदी साहित्य का पेपर है, तो उसमें कैसे पहले यह अपभ्रंश से शुरू हुआ, उसके बाद वो अबहट्ट में आया, और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरण के रूप में किस तरह उसका प्रयोग होना प्रारंभ हुआ, हम उसमें पढ़ेंगे। और मैं जिस दिन मैं ये क्लास लूंगा एक चैप्टर में मैं पूरा आपको समझा दूंगा। और जब अभी तो बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास कॉपी चेक कराने के लिए, जब मैं टेस्ट लेता हूँ प्लूटस आईएएस के मंच से, जब टेस्ट लेता हूँ इस सब्जेक्ट में, तो मैं बच्चों को चार्ट के बारे में समझा देता हूँ। वो बच्चा बड़ा हतप्रभ रहता है कि सर इतना कम समय में आप सारा पॉइंट रख लीजिए। तो इसलिए मैंने कहा कि हिंदी भाषा और साहित्य का जो पहला पेपर है वो पूर्णतः वैज्ञानिक पेपर है। आप पॉइंट लिख दीजिए, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इसमें आपको कपोल कल्पना लिखना ही नहीं है, एकदम पॉइंट लिख दीजिए, पॉइंट के रूप में लिख दीजिए, आपको सब कुछ नंबर मिल जाएगा। दूसरा जो है
कि मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, याद रखिए मैंने कहा ब्रज और अवधी ये दोनों बोलियां हैं, इसका साहित्यिक भाषा के रूप में किस तरह विकास होता है ये आपको समझना पड़ेगा। और तब आप समझने के लिए आप सूरदास के भ्रमर गीत सार में जाएंगे या फिर तुलसीदास के रामचरितमानस में जाएंगे, है ना, और वहां से समझेंगे कि इसका साहित्यिक रूप में किस तरह विकास हुआ है। ये पूरा चार्ट के माध्यम से समझा देंगे आपको, एकदम बहुत आसानी से आप पहले पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर क्या है, सिद्ध और नाथ साहित्य। हमारे देश में सिद्ध परंपरा के भी तो लोग थे ना, सिद्ध जो क्या नाम है आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को ही उस विचारधारा को मानने वाले भी लोग थे। तो सिद्ध और नाथ साहित्य पढ़ेंगे। फिर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो जिसका नाम है आपको याद होगा, तो अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। संत साहित्य के अंतर्गत रहीम आदि कवियों और दक्षिणी, याद रखिए दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप हम पढ़ेंगे, है ना, कि दक्षिणी हिंदी में कैसे खड़ी बोली का मैंने प्रारंभ हुआ। आज भी आप दिल्ली में कुछ जगहों पर या दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, अगल बगल में जो राज्य है, हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान का कुछ एरिया हो, हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया हो, वहाँ पे लोगों को देखिएगा क्या कि वो साहित्यिक भाषा में बात नहीं करते हैं, है ना, वो खड़ी बोली में बात करते हैं। और हम लोग जब आते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र से तो हम लोग को बड़ा बुरा लगता है, करे यार ये कैसे बोल रहा है ना, ये तो भाषा ही नहीं। और उसमें वो सहज हैं क्योंकि वहाँ की बोली ही खड़ी बोली है ना, तो खड़ी बोली में वो बात करते हैं। इसलिए वो अपने पापा कहते पापा खाना खा ले, है ना, वो कहती मम्मी खाना खा ले, बच्चा पापा भी बोलता है कि पापा बेटा बेटा खाना खा ले, है ना, वहाँ लीजिए का प्रयोग होता ही नहीं है, कीजिए का प्रयोग होता ही नहीं है, और ये सहज है। तो हम इसे समझेंगे खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप क्या था। अब हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। और मैंने पहले कहा नागरिक लिपि का इतिहास समझना है तो पहले विकास समझेंगे तब तो इतिहास समझेंगे। तो कैसे भी इसका विकास हुआ, इतिहास के माध्यम से इसका विकास कैसे हुआ ये पढ़ेंगे। उसके बाद हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। मानकीकरण का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि हम एक मानकीकरण करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना हो और आपको आईएएस बनना हो तो सरकार ने एक मानदंड तय किया है ना कि आप कम से कम किसी भी विषय में बैचलर होने चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए आप, और जिस साल आप परीक्षा में बैठेंगे उस साल के 1 अगस्त को आपका उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम उम्र 32 वर्ष होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है तो 35 वर्ष होना चाहिए, अगर आप SC ST कैटेगरी में है तो 37 होना चाहिए। तो यह मानकीकरण किया गया है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 6 बार आप एग्जाम में बैठ सकते हैं 21 साल से 32 साल के बीच में। अगर आप ओबीसी बैकग्राउंड के हैं बच्चे हैं तो क्या नाम है आप 9 बार सिविल सर्विस एग्जाम में बैठ सकते हैं 21 साल से लेकर के 35 साल के बीच में। तो मेरा कहने का अर्थ था कि एक स्टैंडर्डाइजेशन हम करते हैं, और जब हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो उसका एक मानकीकरण करेंगे ना भाई कि हम किस तरह लिखेंगे। तो सरकार के स्तर पर हम उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, उसके आधार पर ही हम किसी लिपि या किसी भाषा का हम विकास करते हैं। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, भाषा जो है पहले बोली उत्पन्न होती है, फिर भाषा बनती है, और भाषा से फिर साहित्य का सृजन होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे नागरी लिपि का विकास किस तरह हुआ उसको पढ़ेंगे, और नागरी लिपि में जो मानकीकरण किया गया है ना, जो उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं इसी में, बहुत आसान है, इतना ही था। देखिए मान लीजिए मात्र 11 चैप्टर है आपका ये, और मैं दावा करता हूं कि अगर मैं इसमें अगर मान लीजिए आपको पर डे अगर 1.5 घंटा लूं, 1.5 घंटा या 2 घंटा अगर मैं क्लास लेता हूं अगर आपका, तो आप इस 250 नंबर में अगर मान लीजिए कि मैं धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूं बच्चों को, एक एक पॉइंट एक एक चीज को समझा रहा हूं,
तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना समय लगेगा 11 चैप्टर को पढ़ने में? 1.5 महीना। अब 1.5 महीना में 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा इसको, है ना। उसके बाद पढ़ना है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। राष्ट्रभाषा, याद रखिए, राजभाषा मैंने नहीं कहा। मैंने इसीलिए कहा था कि यह भारत की विडंबना है, यह भारत का दुर्भाग्य है कि हर देश का अपना राष्ट्रभाषा होता है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिसका अपना कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। बात सब करेगा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बनाने की, लेकिन संविधान में संशोधन करके राष्ट्रभाषा के रूप में इनको नहीं बनाया जाता है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आप बात करते हैं, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा है वो, केवल राष्ट्रभाषा है ही नहीं। और ये हुआ था कुछ दक्षिण भारत राज्य के कुछ नेताओं के वजह से, जो राजनेता लोग थे या सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन लोगों की वजह से उनको शायद ये डर लग रहा था कि क्या नाम है, अगर हिंदी को हम पढ़ लेंगे तो क्या पता हम अपनी मातृभाषा भूल जाएंगे या हिंदी हम पर थोप दी जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। भाषा अगर आप अधिक भाषा सीख लेते तो कोई दिक्कत थोड़े है। अगर मान लीजिए हम आपको हिंदी आज पढ़ा रहे हैं, हिंदी भाषा में हमने PhD की है, तो इसका मतलब थोड़े कि हम अंग्रेजी नहीं जानते या अंग्रेजी से हमको नफरत है, कुछ नहीं है। अंग्रेजी जानते ही है। IAS के मुख्य परीक्षा में 300 नंबर का अंग्रेजी तो हम लिखते ही है ना। बिना अंग्रेजी, जो हमारा 300 नंबर का अंग्रेजी होता है जिसमें केवल क्वालिफाइंग नंबर प्राप्त करने होते हैं, तो वहां तो हम अंग्रेजी में लिखते ही लिखते हैं। अगर वो पास नहीं करेंगे तो हमारे GS के पेपर क्या नाम है चेक नहीं होगा, उसकी जांच नहीं होगी। तो हिंदी पढ़ाने या हिंदी पढ़ने या हिंदी का छात्र होने या हिंदी का शिक्षक होने का मतलब ये थोड़े है, हिंदी साहित्य का शिक्षक होने का मतलब ये थोड़े है कि मुझे अंग्रेजी से नफरत है या अंग्रेजी मैं नहीं जानता हूँ। मैं जानता दोनों हूँ, लेकिन मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ अपने इस राजभाषा में, क्योंकि भारत के जब आज़ादी का आंदोलन हुआ था तो सभी लोग का मत था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। लेकिन संविधान सभा का जब गठन हुआ तो भाषा के मुद्दे पर सभी लोग सहमत थे, बस 2-3 लोग, दक्षिण भारत 2-3 लोग सहमत नहीं थे। तो वहां एक मिडल मार्ग, जो महात्मा बुद्ध का मार्ग है, वो अपनाया गया कि ठीक है, आप इतना दिन तक हम आपको समय दे रहे हैं। आमतौर पे 10 साल, लेकिन हो गया था वो 15 साल हो गया था। तो जब आया तो फिर से आंदोलन आरंभ हो गया कि क्या पता हमको हिंदी थोप दिया जाएगा, है ना। बाद में जो सरकारें आई, उन सरकारों ने भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। बस हर साल 14 सितंबर को एक पखवाड़ा मनाते हैं हम, हिंदी पखवाड़ा, और क्या नाम है, हम भूल जाते हैं सब कुछ, है ना। अपने जीवन में हम हिंदी साहित्य को प्रमोट करने के लिए अपने स्तर पर हम क्या नाम है अपना कोई योगदान नहीं देते हैं। आपका नाम क्या? मैंने आपका नाम मिस कर गया, बताइए। सिद्धार्थ मिश्रा। सिद्धार्थ, आप समझ रहे हैं ना, बोर नहीं ना हो रहे हैं? अगर आप जहां नहीं समझे वहां बताइएगा, क्योंकि मैं यह मानकर चलता हूं कि आप एक नए बच्चे हैं, और नया बच्चा जिनका इस साहित्य से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसीलिए मैं आसान भाषा के रूप में बहुत बार उदाहरण को लंबा करके बोलता हूं ताकि बच्चा इस चीज को समझ पाए। लेकिन होता क्या है कि जब आप PhD करते हैं तो उसमें GRF के एग्जाम के दौरान आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ने होते हैं और रिसर्च मैथोलॉजी भी पढ़नी होती है। तो सबसे अच्छा जो क्लासरूम का कंसेप्ट ये होता है कि हम जो बोल रहे हैं और छात्र उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सबसे अच्छा और प्रभावी क्लास उसे माना जाता है। ये ऑप्शन भी आता है जब आप GRF की तैयारी करेंगे, अगर मतलब हायर एजुकेशन वगैरह जाएंगे तो। अगर आप IAS के लिए आए हैं तो आप इतना निश्चिंत रहिए कि प्लूटस IAS पे आपको बेल्ट टीचर, जिनका ऑलरेडी UPSC का बैकग्राउंड रहा है, जिन्होंने एक बार नहीं कम से कम 8 बार UPSC का मुख्य परीक्षा हिंदी साहित्य को लेकर दिया है। UPSC का 4 और BPSC, चूंकि मैं बिहार का रहने वाला हूं तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी वैकल्पिक विषय होता था, अभी भी है। तो अब उसका नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन वैकल्पिक विषय में आपको 40 नंबर लाना ही पड़ता है, 40% नंबर, है ना। तो 40% नंबर लाना ही होता है। भले वो नंबर नहीं जुड़ता है वैकल्पिक विषय का, लेकिन आपको हिंदी साहित्य वहां भी है। तो पहले था वो मतलब क्या नाम है 67 BPSC तक वहां था। अब जो 17वीं BPSC आई है उसमें
निबंध है और जो आपका ऑप्शनल पेपर है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर के बारे में यह माना जाता था कि ऑप्शनल पेपर में जो है स्केलिंग जो होता है ना, टीचर लोग जो है ना कुछ विषय में बच्चे को बहुत अधिक नंबर देते हैं, कुछ विषय में बहुत कम नंबर मिलता है। और हिंदी के जो बच्चा हिंदी मीडियम में लिखता है वो उन बच्चों के साथ कंडीशन ये होती है कि क्या नाम उसके साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है। और अगर उसने इतिहास हिंदी में लिख दिया, सोशोलॉजी अगर उसने हिंदी में लिख दिया, एंथ्रोपोलॉजी उसने हिंदी में लिख दिया, या क्या नाम है वो जीव विज्ञान हिंदी में लिख दिया, या सोशल साइंस की क्या नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसने हिंदी में लिख दिया, तो उसको कम नंबर मिलते थे, ऐसा माना जाता था, है ना। ऐसे आरोप लगते रहे यूपीएससी पे भी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी। तो बिहार ने कहा कि ठीक है, मामला चूंकि स्केलिंग का है तो हम ऐसा करते हैं कि हम आपको इस विषय का नंबर नहीं जोड़ेंगे। यूपीएससी में नंबर जुड़ेगा, याद रखिएगा, बीपीएससी में नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपको 40% नंबर आपको लाना होगा, तब ये आपका हम जीएस की कॉपी हम चेक करेंगे। अगर आप उसमें अगर पास 40% नंबर अगर नहीं लाते हैं तो आप भूल जाइए कि क्या नाम है आप एसडीएम बन जाइएगा या क्या नाम है वो डिप्टी एसपी बनिएगा, है ना। तो आपको अपने वैकल्पिक विषय के रूप में आप हिंदी भाषा को रख ले सकते हैं। बहुत आसान भाषा है, इसका साहित्य बहुत ही आसान है, और जब इस साहित्य को आप पढ़ेंगे तो आप अपने आसपास के समाज से उसको जोड़ पाएंगे, आप ब्यूरोक्रेसी से उसको जोड़ पाएंगे, अपनी मित्र मंडली के में आपके जो फ्रेंड सर्किल है उससे जोड़ेंगे, और आप एक बेहतर ढंग से हिंदी भाषा माने हिंदी साहित्य के क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से एग्जामिनेशन हॉल में लिख कर आएंगे। तो हमने कहा क्या कि स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ था तब उसमें हिंदी भाषा का राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकास हो, इसके बारे में मैंने किस तरह विकास हुआ इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर हुआ भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। अब बताइए, हमने 2 शब्द का प्रयोग किया है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कह रहे हैं कि हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास, और फिर कह रहे हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। और हम ये जानते हैं जब आप लोग माने क्या नाम है लॉ एंड गवर्नेंस पढ़ते हैं, जब पॉलिटी पढ़ते हैं जीएस पेपर में, तो आप जानते हैं कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है। तो भारत का जो संघ माने भारत की जो प्रवृत्ति है, यानी भारत का जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था में राज्य और केंद्र संबंध होता है। केंद्र संबंध आप लोग पढ़े होंगे, राज्य का और केंद्र के बीच एक संबंध है, और भारत जो है पूरा राज्यों को मिलाकर बनाया गया एक संघ है, एक देश है। इसलिए इसे हम यूनियन ऑफ रिपब्लिक कहते हैं, है ना, या यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं, है ना, संघ कहते हैं। तो ये आप देखिए कि भारतीय संघ में, यानी कि भारत देश में जिसको हम कहते हैं कि राज्य माने भारत पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इसको स्टेट बोला जाता है ना। कि लेकिन अगर हम साहित्य की भाषा में बात करें तो उनको स्टेट अगर न भी माने तो हम ये मानेंगे कि ये यूनियन ऑफ स्टेट है भारत, और उसमें राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास किस तरह हुआ है। देखिए कैसे बदल गया। यहाँ हम राष्ट्रभाषा के रूप में विकास कर रहे थे, गांधी जी की मातृभाषा तो गुजराती थी, लेकिन वो पूरे देश में हिंदी बात कर रहे थे। और आज का जो पेशावर है, या आज का जो मुर्शिदाबाद है, या आज का जो कराची है, 1947 से पहले वो कहाँ था? वो तो भारत ही था ना। तो इसका मतलब कि वहां के लोग भी हिंदी को समझ रहे थे। आज जिसको हम बांग्लादेश बोल रहे हैं, 1947 से पहले कहाँ था वो तो भारत का हिस्सा था ना। मुर्शिदाबाद भारत का हिस्सा था ना, ढाका तो भारत का हिस्सा था, है ना। और वहां के लोग भी हिंदी समझ रहे थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रभाषा के रूप में विकास होता है। स्वतंत्रता के बाद का जो स्वतंत्रता जब हमको मिल गई, हमने जब संविधान बनाना प्रारंभ किया, लिखना जब मैंने संविधान को लिखना प्रारंभ किया, तो चूंकि डिबेट हुआ, डिबेट में ये देखा गया कि ऐसा ना हो कि क्या नाम है कुछ राज्य विरोध कर रहे हैं, तो चलिए इसको हम अभी राजभाषा के रूप में रखेंगे। तो राजभाषा के रूप में हम हिंदी का विकास कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, अर्थात विज्ञान के रूप वैज्ञानिक विषयों में हिंदी भाषा को कैसे लिखेंगे,
और तकनीकी के जो विषय होते हैं, जिसको हम टेक्नोलॉजी का विषय कहते हैं, टेक्नोलॉजी जो होता है उसमें हम टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट के रूप में हम हिंदी भाषा के लिए क्या उपयोग करेंगे। एक बात सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हिंदी का किसी भी भाषा से कोई बैर नहीं है। वो यहां तक कहता है कि कोई भाषा, आप पढ़े होंगे बचपन में, देशज विदेशज भाषा होती है। एक होता है तत्सम, एक तद्भव, एक देशज और दूसरा होता है विशेष, देशज विदेशज, है ना। तत्सम जो हुआ शुद्ध संस्कृत हुआ, उसी का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव हुआ, एक हुआ देसी भाषा और एक हुआ विदेशी भाषा। तो हम क्या करते हैं कि विदेशी भाषाओं से भी जो चीजें हमको मिलती है हम उनको ले लेते हैं। हम हॉस्पिटल बोले या अस्पताल बोले, कोई दिक्कत नहीं है हिंदी भाषा में। आप डॉक्टर बोलिए या चिकित्सक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है हिंदी भाषा को। आप लिख सकते हैं चिकित्सक, आप लिख सकते हैं डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। तो तकनीकी भाषा के रूप में कैसा विकास हुआ, और हिंदी को विकास करने में, हिंदी खास करके देवनागरी लिपि को विकास करने के लिए माने किस तरह के टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ ताकि वो तकनीकी के विषय को भी अपने में समेट सकें, तो इसीलिए हम इसके बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश एक राज्य है भारत में जहाँ पे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कुछ दिन पहले हिंदी माध्यम में पढ़ना प्रारंभ हुआ। अब आप कहेंगे कि सर जब पूरे देश में मेडिकल और क्या नाम है ये इंजीनियरिंग के विषय की परीक्षा अंग्रेजी में पढ़ाई जाती है, वहाँ उनकी परीक्षाएं भी अंग्रेजी में ली जाती है, तो हिंदी में पढ़ाने का क्या मतलब है। सीधा सा मतलब है, एक एकदम सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको रोग का ज्ञान होना जरूरी है या अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आप बिहार के किसी गांव में अपने डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप डॉक्टर बन करके वहां काम कर रहे हैं, तो आपको वहां माने उस रोग के बारे में जानकारी चाहिए या अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है। आपको रोग के बारे में जानकारी होनी चाहिए ना कि ये रोग है तो इस रोग का उपचार क्या होगा, ये समझने की जरूरत है ना। आप जो लटपटा के जो लिख देते हैं, जो किसी के भाषा के माने जो किसी के समझ में नहीं आता है, केवल दवा दुकानदारी समझता है कि अच्छा ये लिखा गया है, वो दवा देता है। आप जानबूझ करके किसी बीमारी का नाम एकदम वैज्ञानिक नाम दे देते हैं, लोगों को लगता है कि बहुत बड़का बीमारी हो गया है ना, इसका इलाज में बहुत बड़का खर्चा होगा, जबकि वो सिंपल बीमारी होती है। सिंपल बीमारी में सिंपल क्या नाम है, अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो भी व्यक्ति ठीक हो सकता है ना। लेकिन जानबूझ करके हम उसमें क्या करते हैं, चिकित्सा विज्ञान के जो सब्जेक्ट है, शब्द हैं, लंबे लंबे भारी भारी शब्द, उसको जानबूझकर बोलते हैं ताकि हम एक ज्ञान। लेकिन आप बताइए हमको, जब आप मैलांचल पढ़ेंगे, आपके यूपीएससी के सिलेबस में ये शामिल है मैलांचल, जब आप पढ़ेंगे इसको आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मैलांचल में डॉक्टर प्रशांत जो है वो लिखता है कि ये डॉक्टर प्रशांत उच्च कुलीन परिवार में पैदा हुआ है, शहर में वो मेडिकल की माने एमबीबीएस करके आया हुआ है, उसके सारे दोस्त शहर में बस जाते हैं डॉक्टरी के लिए, वो गांव में जाता है, मेरीगंज नामक गांव में, पूर्णिया का एक छोटा सा जगह है, फणीश्वर नाथ रेणु ने उस जगह को केंद्र बनाया अपने कथा वस्तु में। तो डॉक्टर प्रशांत जब लिखता है अपने दोस्त को पत्र, तो वो लिखता है क्या कि यहाँ की बीमारी जो है, मलेरिया से ज्यादा बड़ी बीमारी यहाँ की अशिक्षा है, यहाँ की गरीबी है ना। मैंने मैलांचल का उदाहरण इसलिए आपको अभी दिया, मेरा कहने का अर्थ ये था कि आप बड़े बड़े शब्द बोलने के यानी कि भौकाल बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में भौकाल बनाएं। आपको डॉक्टर बनने, अगर मुझे भारत का इतिहास पढ़ना होगा तो मुझे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जहाँ का मैं छात्र रहा हूँ, उससे मुझे हिस्ट्री का ज्ञान रहना जरूरी था या मुझे इंग्लिश का ज्ञान रहना जरूरी था। हमको हिस्ट्री ही तो जाननी थी, हमको सोशियोलॉजी ही तो पढ़ना था,
तो सोशियोलॉजी को हम हिंदी में ही पढ़ सकते थे। सोशियोलॉजी माने क्या, समाज के शास्त्र को पढ़ना है ना, समाज के विज्ञान को हमको पढ़ना है ना, तो समाज के विज्ञान को तो हम हिंदी में भी जान सकते थे, अपनी मातृभाषा में भी जान सकते थे। फिर क्यों हमें अंग्रेजी क्यों चाहिए, क्यों हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन अंग्रेजी में हो? अगर हमारे पास इंग्लिश का ज्ञान नहीं भी हो और हमारे पास हिस्ट्री का अच्छा ज्ञान हो, सोशियोलॉजी का अच्छा ज्ञान हो, पॉलिटिकल साइंस का अच्छा ज्ञान हो, तब तो हम वहां से एमए एमफिल पीएचडी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमें क्यों अपना थेसिस अंग्रेजी में लिखने की जरूरत है, हम हिंदी में क्यों नहीं लिख सकते हैं? डॉक्टर को अगर मलेरिया का बीमारी के बारे में लिखना है या टाइफाइड के बारे में लिखना है या टीबी के बारे में लिखना है तो वो साधारण भाषा में बात कर सकता है। उसके जो वो ग्रामीण क्षेत्र में जब जाता है, और जो कभी कभी आप देखिएगा बड़ा मतलब इस पर बहुत सारी फिल्में भी बनी हुई है, मैं फिल्मों की तरफ नहीं जाऊंगा वरना ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहां पे देखा कि जानबूझ करके लंबे लंबे नाम लिखे जाते हैं ताकि आम आदमी इसको समझे ही नहीं। एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो उस फिल्म का जो नायक होता है संजय दत्त, वो कहता है कि पहले रोगी का इलाज कराना जरूरी है कि पहले फॉर्म भरना जरूरी है? ये बताइए, ये सवाल है कि अगर कोई इमरजेंसी में कोई रोगी आता है तो पहले उसका उपचार कीजिए, बाद में आप क्या नाम है फॉर्म भरवाते रहिएगा। पहले मनुष्य की जान बचाना जरूरी है ना, उसके बाद नियम कानून। तो मेरा कहना यह था कि आप अगर टीबी के बारे में लिख रहे हैं, टीबी माने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अगर आप लिख रहे हैं, या टाइफाइड के बारे में लिख रहे हैं, या मलेरिया के बारे में लिख रहे हैं, चिकनगुनिया के बारे में लिख रहे हैं, जो छोटी छोटी बीमारी हैं, है ना, जो साधारण इलाज से ठीक हो सकते हैं, उसमें क्या जरूरत है लंबा लंबा अंग्रेजी में टैबलेट्स का नाम देना? आपको लगता है कि इतना बड़ा नाम दिया, हो सकता है बीमारी भी इतना बड़ा बौखाल होगा, जबकि वो सिंपल बीमारी होती है। आप क्या नाम है साधारण उपायों से उस बीमारी का को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बुखार लगता है तो आप मतलब पैरासीटामोल खा करके भी अपनी बुखार को उतार सकते हैं, है ना। तो आइए हम, चूंकि अगर हम लंबा क्लास को खींचेंगे तो फिर दूसरे शिक्षक हैं, फिर उनका मतलब ये लैब थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में ही समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसको विस्तार में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर हम आएंगे कि हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनके बीच में परस्पर संबंध कैसे है। इसीलिए मैंने कहा था अवधि, है ना, मैंने ब्रज की बात की थी कि जब रामचरितमानस लिखा गया तो अवधि में लिखा गया। सूरदास जब भ्रमर गीत सार लिखते थे तो ब्रज में लिखे गए। तो उनका प्रमुख बोलियों के बीच क्या आपसी संबंध है? जब हरियाणवी हिंदी बोलते हैं, जब हम कन्नौजी हिंदी बोलते हैं, जब बुंदेलखंडी हिंदी बोलते हैं, जब हम राजस्थानी हिंदी बोलते हैं, तो उसमें क्या परस्पर संबंध है? इस चीज को हम फर्स्ट पेपर के रूप में जानेंगे। दूसरा है नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप। नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं क्या है वो आपको क्वेश्चन यूपीएससी पूछ देगा। आप 5 से 6 मिनट के अंदर 10-12 को विशेषता लिख करके अपना क्वेश्चन को समाप्त कर दीजिएगा, आंसर समाप्त कर दीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसीलिए कहा है कि मुख्य विशेषता क्या है और उसमें सुधार करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और मानक हिंदी का स्वरूप। मैंने यहाँ वर्ड यूज किया मानक हिंदी, और कुछ देर पहले ही मैंने मानक शब्द का प्रयोग किया था, मानकीकरण, अर्थात हम उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं कि हम कैसे बोलेंगे, है ना। और अगर वो भाषा के रूप में जब बोला जाएगा तो, या साहित्य के रूप में जब बोला जाएगा तो किस रूप में बोला जाएगा ये आपको समझना है। उसके बाद मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना हम क्या पढ़ेंगे, मानक हिंदी में किस तरह का व्याकरण होता है, व्याकरण के आधार पर हम किस तरह अपने भाषा और साहित्य को लिखेंगे, साहित्य को किस तरह लिखेंगे, ये हम इसके माध्यम से मतलब 11वें नंबर जो टॉपिक है आपका उसे सीखेंगे। और मैं फिर से ये बात रिपीट कर दे रहा हूं कि हिंदी भाषा सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट देता है, बहुत स्कोरिंग मार्क है। अगर आप 2 से 3 महीना पढ़ लें और 2 से 3 बार अगर अपने आप को रिवीजन कर लें तो इस बात की प्रबल संभावना है कि 320 से कभी भी आपको कम नंबर नहीं मिलेगा। तो
हम इसमें मानकीकरण और उसका व्याकरण संरचना जो है ये इसके बारे में पढ़ेंगे। सिद्धार्थ बोले थे ना आपका नाम? हाँ सिद्धार्थ। फिर आइए आप देखिए इसके खंड ख में क्या होगा। तो देखिए वहां पे क्या था, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या था, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास था। और देखिए खंड क में और ख में क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। समझ गए? वह भाषा का इतिहास आपको पढ़ना था और यहाँ साहित्य का इतिहास पढ़ना। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता क्या है, उसका महत्व क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कब से प्रारंभ हुई है। हिंदी साहित्य में जो इतिहास का जो लेखन प्रारंभ हुआ है, साहित्य के इतिहास, एक होता है समाज का इतिहास और एक होता है साहित्य का इतिहास। तो साहित्य लेखन की परंपरा में किस तरह का डिबेट है, हम जो आपसे बात करेंगे तब बताएंगे कि मुख्य धारा का इतिहास जिसको मध्यकाल का रहा है, मध्यकाल में भी साहित्य में 3 पार्ट है उसका, क्या नाम है, हम पढ़ेंगे रीतिकाल, रीतिबद्ध काल, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे, हम आदिकाल पढ़ेंगे। तो आपको जो मुख्य धारा का इतिहास है वो अलग तरह से डिफाइन करता है और साहित्य का जो इतिहास है वो अलग तरह से डिफाइन होता है। तो इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कब से शुरू हुई और उसमें हम मुख्य रूप से 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 4 काल। अर्थात पहला काल पढ़ेंगे हम प्राचीन काल, जिसको हम बोलते क्या, आदिकाल में, जिसमें पढ़ेंगे हम सिद्ध, नाथ और रासो साहित्य। समझ गए? पृथ्वीराज रासो उसी के समय में लिखा गया था। रासो साहित्य के अंतर्गत ही पृथ्वीराज रासो के बारे में चर्चा की गई थी, है ना। तो रासो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसके मुख्य कवि कौन कौन होंगे, चंदवरदाई, खुसरो माने अमीर खुसरो, हेमचंद्र और विद्यापति, जिन्होंने कृतिलता कृति पताका लिखा है। और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत में भारत में एक राज्य है बिहार, बिहार में एक क्षेत्र है मिथिलांचल, मिथिलांचल में विद्यापति के गीतों को विभिन्न मांगलिक अवसरों पर यानी कि शुभ अवसरों पर गाए जाते हैं। जब कोई बच्चा का उपनयन संस्कार होता है यानी कि मुंडन जब होता है तो उस पे विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। विवाह होता है तो भी गीत गाए जाते हैं विद्यापति के, है ना। जीवन में और भी जो आनंद के क्षण आते हैं उस वक्त भी विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। तो ये आदिकाल में हम इस पर इनको पढ़ेंगे। ये 4, देखिए मात्र 4 राइटर को पढ़ना आदिकाल के साहित्य में। भक्ति काल मैंने बताया था, ये भक्ति काल है ना। मध्यकाल में जब पढ़ेंगे भक्ति काल, जब सूफी आंदोलन प्रारंभ हुआ था तब, तो संत काव्य धारा पढ़ेंगे, सूफी काव्य धारा पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। इसी में हम पढ़ेंगे कि सगुण शाखा और निर्गुण शाखा, कबीर और राम, तुलसी और उनके राम, रहीम और उनके राम। राम तो बहुते के राम है, अगर पूरा इतिहास आप देखिएगा तो राम बहुतों के राम है और राम को सबने अपने अपने अनुसार पढ़ा और गढ़ा है। यही पे जब आगे हम पढ़ाएंगे जब आपको आधुनिक काल का इतिहास, तो वहां पे आप राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे, है ना। और निराला की जो कविता है ये इतना मार्मिक कि जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि निराला के राम कौन है, कृष्ण के क्या बोलते उसको, कबीरदास के राम कैसे हैं। कबीरदास के राम है घट घट के वासी, है ना। रहीम का राम है मन कठौती, मन चंगा तक कठौती में गंगा। और वहीं पे तुलसी के राम जो हैं वो ज्ञान मार्गी शाखा के सगुण राम है, जो दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा के प्रथम पुत्र, बड़े पुत्र हैं वो, है ना। तो वहीं पे आप इस चीज को देखेंगे। तुलसीदास को जब हम पढ़ेंगे तो तुलसीदास को पढ़ेंगे तो आपको यह कि सर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, हम आईएएस बनेंगे, तुलसीदास के काव्य को पढ़ के हम करेंगे क्या, या कबीर के काव्य को पढ़ के हम करेंगे क्या। तो ऐसा है। फिर से आपका नाम बताइए, मैं मिस कर जा रहा हूं आपका नाम। आपका क्या नाम है? सिद्धार्थ मिश्रा जी। तो मैं ये कहना ये चाह रहा था आपको कि हर ने अपने अपने तरीके से राम को देखा है। और चूंकि रहीम इसलिए कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, चूंकि रहीम जिस जाति विशेष से आते हैं उसमें एक समय में उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था।
तो वो राम को कैसे याद करेंगे? तो उनके जो राम है वो मन चंगा तो कठौती में गंगा है, अर्थात वो तो हर जगह है। कबीर के राम कैसे हैं? तो वो निर्गुण राम है जो घट घट के वासी हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। कहते हैं आज हम कहते हैं कि संविधान में इतना चीज लिखा गया, और सड़क पर जो है कोई हादसा हो जाती है तो वहां पे क्या नाम है, लोग संविधान के रूल का पालन नहीं करते हैं, जानबूझ करके संवैधानिक रूलों को तोड़ करके या परिवहन के रूल को तोड़ करके आगे निकल जाते हैं, है ना। तो इसीलिए कबीर कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। जो मैं आंख से देख रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं। और इसीलिए कबीर दोनों ही पक्ष को ललकारते हैं उपयोगितावादी सिद्धांत में। जब हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी साहित्य और ये कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा, तब उसमें आपको कबीर को भी पढ़ाएंगे हम। जिसे प्रमुख कबीर कौन होंगे? कबीर, जायसी जिसने पद्मावत की रचना की थी, जिसमें एक समय में संजय लीला भंसाली जब फिल्म बना रहे थे पद्मावती तो काफी बवाल हुआ था, करणी सेना ने विरोध किया था। एक्चुअली संजय लीला भंसाली की भी अपनी क्या नाम है, अपना उनका एक कंडीशन था। पद्मावती था ही नहीं, पद्मावत वो लिखा गया है। तो आप जानबूझ के पद्मावती क्यों लिख रहे हैं, बना रहे हैं फिल्म। लेकिन देखिए होता क्या है कि मीडिया, चूंकि मैं मास कम्युनिकेशन का भी छात्र रहा हूं तो मुझे मालूम है कि मीडिया में कंट्रोवर्सी थ्योरी होती है। कंट्रोवर्सी थ्योरी जानबूझ के गढ़ी जाती है ताकि उससे क्या होगा कि बैड न्यूज इज ऑल्सो अ न्यूज, है ना। आप बुरे तरीके से भी फेमस होते हैं तो फेमस हो जाते हैं, है ना। तो इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट थ्योरी के तहत आप इसको पढ़ते हैं। माने क्या नाम है, सूचना को बम की तरफ फोड़िए, है ना, तो उसको इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट थ्योरी कहा जाता है। तो खैर हम अभी मास कॉम में नहीं जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। तो जायसी को पढ़ेंगे, उसे पद्मावत को पढ़ेंगे, सूर को पढ़ेंगे जिनके लिए कृष्ण जो भ्रमर गीत सार लिख रहे हैं। आप कहिएगा कि सर भ्रमर गीत सार लिख रहे हैं तो हमको आईएएस में ये क्या काम देगा? तो उसमें जब पढ़िएगा कि वहां जो उद्धव है और जो गोपियों में बात होती है, उद्धव और गोपियों का जो बात है वह शासक और प्रजा के बीच का बात है। कृष्ण द्वारिका के राजा बन चुके हैं, इधर वृंदावन में उनके जो दोस्त सखी सहेली जो हैं उनका इंतजार कर रही है। कृष्ण एक आईएएस को या एक ये कहिए कि क्या नाम है डेलीगेट को भेजता है कि जाइए और वहां जो समस्या उसका समाधान करके आप आइए। उद्धव उस डेलीगेट के रूप में या एक आईएएस के रूप में या भारत सरकार के आप सचिव के रूप में वहां जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, है ना। और आप कहते हैं कि आप हमें प्रॉब्लम बताइए, मैं आपके प्रॉब्लम को आगे क्या नाम है फॉरवर्ड कर दूंगा और आप जो भी नीतिगत कार्यवाही होगी, जो भी संवैधानिक जो इसके लिए जो नियम है उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम कर लेंगे। तब तो वो जनता जो है यानी कि जो गोपियां हैं वो कहती है कि हे उद्धव, हमको अच्छी अच्छी बातों में मत फंसाओ, हमको कृष्ण से बात करनी है। मेरा जो प्रॉब्लम है वो कृष्ण ही सुन सकते। जैसे अभी इसको छोटा सा उदाहरण से और समझ लीजिए। कुछ दिन पहले इस देश में 2-3 साल एक डेढ़ साल तक किसान आंदोलन हुआ था। उसके बाद द्वितीय चरण में भी किसान आंदोलन हुआ और किसानों की एक मांग थी कि हमको कृषि मंत्री से मिलना है और हमें क्या नाम है उनसे बात करनी है और हमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारे फसलों पर लागू हो, इसके लिए उनकी मांग थी, है ना। तो वहाँ जो भी सचिव लोग थे पहले गए, उन लोगों से बात किए कि आप क्या नाम है सड़क के नियम को मत तोड़िए, आप धरना प्रदर्शन करना है तो इस क्षेत्र में करिए, है ना, आप नियमों का पालन करिए। तो आप वह जो ऑफिसर लोग थे वही तो आप यूपीएससी पास करके वही ऑफिसर तो बन के ही जाइएगा ना आप। तो पहले तो आप ही बात करिएगा। जब आपको लगा कि नहीं भाई ये समस्या हमसे सॉल्व नहीं हो सकती है तो आप अपने ऊपर के अधिकारी को बोलते हैं, फिर ऊपर के अधिकारी को बोलते हैं, फिर उससे ऊपर जो मंत्री जी होते हैं वो मंत्री जी को बोला जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर को बोला जाता है और तब उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई समाधान निकाला जाता है।
तो जब मैं आपको भ्रमर गीत सार पढ़ाऊंगा, सूर को पढ़ाऊंगा, सूरदास, सूर माने सूरदास, तब आपको मैं इसको जोड़ के देखूंगा कि किस तरह ब्यूरोक्रेसी अर्थात किस तरह प्रशासन और प्रजा के बीच यानी कि लोगों के बीच जो संबंध है वो किस तरह अनाश्रय का संबंध है, यह आपको जानना पड़ेगा। तुलसी को जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुलसी को पढ़ाने, तुलसी के राम राज का जो कंसेप्ट है, मैंने कहा इसीलिए कहा कि राम तो बहुतों के राम है, एक तुलसी के राम है, एक कबीर के राम है, एक रहीम के राम है, एक गांधी के राम है, और एक हमारे निराला के भी राम है। तो राम तो वाल्मीकि के राम तो राम ही है। तो अलग अलग रूप में हमने राम को देखा है। और जब राम राज्य की परिकल्पना करते हैं हम कि राम राज्य हो, तो उसका मतलब क्या हो, तो मैं आपको एकदम एथिक्स के सब्जेक्ट में लेके आ रहा हूं कि वहां पे ई गवर्नेंस हो, शासन में ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, शासन निष्पक्ष भाव से कार्य करे, कर लेने की जो प्रणाली है वह न्यूनतम लिया जाए। तुलसीदास का जो हम पढ़ेंगे, तुलसीदास के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें टैक्सेशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे जो कि आपके इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, अर्थव्यवस्था के रूप में जब आप पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं जीएसटी, तो जीएसटी जब पढ़ते हैं तब उस टैक्सेशन किस तरह लिया जाए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो साहित्य से आप उस जीएसटी को भी समझ पाइएगा, है ना। गुड एंड सर्विस टैक्स जो होता है सो उसके बारे में आप यहाँ तुलसीदास से पढ़ेगा। फिर पढ़ेंगे रीति काव्य, जिसमें होगा रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य। ये तीनों हैं जिनके प्रमुख कवि कौन कौन है, तो केशव है, बिहारी है, पद्माकर है और घनानंद है। बिहारी मानिए मत समझ लीजिए कि बिहार का रहने वाला आदमी था इसलिए बिहारी है, बिहारी नहीं, ऐसा नहीं है। बिहारी जो है वो बहुत क्या लिखे हैं, उनका तो एक स्टेटमेंट ऐसा है कि जिस व्यक्ति का प्रवृत्ति नीचता का है वो नीचता का ही रहेगा। जैसे आप क्या करिएगा कि पानी को पाइप में भर करके कितना भी ऊपर लटका दीजिएगा, उसका प्रवृत्ति अंत में नीचे गिरना है तो नीचे ही गिरेगा, है ना। तो जब मैं पढ़ाऊंगा इसको तो आपको समझाऊंगा, है ना सिद्धार्थ। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत? ओके, बहुत बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस आपको समझना है केवल। उसके बाद हम आएंगे डायरेक्ट आधुनिक काल में। 19वीं शताब्दी में हम पढ़ चुके थे, अब डायरेक्ट आधुनिक काल में आ जाएंगे। और आधुनिक काल में पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, नव जागरण, गद्य का विकास और भारतेंदु मंडल, है ना। भारतेंदु कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने लिखा था क्या नाम है आपको उसके, मतलब यूपीएससी के पेपर सेकंड में जब आप गद्य साहित्य पढ़ेंगे, नाटक जब पढ़ेंगे तो उसमें भार दुर्दशा के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने ही लिखा था अंधेर नगरी चौपट राजा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, है ना। तो सबसे जब 1885 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उसी वक्त ये लोग लिख रहे थे, है ना। नव जागरण की जब बात कर रहे हैं हम, तो जब यूरोप में रेनेसा की बात हो रही थी, पुनर्जागरण की जब बात हो रही थी, तो नवजागरण में कबीर लोग लिख रहे थे। और इनके प्रमुख लेखक कौन थे, तो भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। इसलिए भारतेंदु मंडल कहा गया, यानी कि भारतेंदु ग्रुप के जो लोग थे जो लिख रहे थे उन। और साहित्य में ये इतने बड़े व्यक्तित्व बने कि इनके नाम पर भारतेंदु युग भी आया साहित्य में, इसलिए भारतेंदु मंडल हम पढ़ेंगे, है ना। तो नवजागरण में जैसे आपने एक क्या नाम है वो कविता पढ़ा होगा आपने, हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचार करे सभी। जो आपने स्कूल के दिनों में अपने 9th 10th की किताबों में आपने इसको पढ़ा होगा, है ना। ये रेनेसा वही है, रेनेसा माने पुनर्जागरण। यही दोबारा से जागृत जब होते हैं, जब अपने इतिहास की तरफ जाते हैं, है ना, कि हमारा इतिहास तो बड़ा उन्नत रहा है, लेकिन देश पर किसकी हुकूमत है, ब्रिटिश लोगों की हुकूमत है। हम बित्रानिया हुकूमत को हम झेल रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ नवजागरण का जो काल आया उसमें जो लोग लिख रहे थे वो जनता को जागरूक कर रहे थे, गद्य के माध्यम से, पद के माध्यम से, कविता मैंने उसके बाद क्या नाम है वो अखबार निकलना प्रारंभ हुआ, पत्रिका लिखना प्रारंभ हुआ, निकलना प्रारंभ हुआ। तो नवजागरण के माध्यम से हम इसको समझें, जिनमें हम भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र जी को पढ़ेंगे। उसके बाद होगा
आधुनिक कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, जो आधुनिक को हम जब मानेंगे तो इनको हम 1900 के बाद, 1900 के बाद से लेकर के अब तक, हालांकि समकालीन भी हो गया है, लेकिन तो ये छायावाद पढ़ेंगे। छायावाद के 3 स्तंभ रहे हैं। महादेवी वर्मा ने लिखी है स्मृति की रेखाएं। उनके जो छायावाद में जो और भी जो राइटर रहे हैं वो जयशंकर प्रसाद जो लिखे हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। फिर प्रगतिवाद के बारे में समझेंगे कि समाज में अलग अलग जगह पर आंदोलन हो रहा था, अलग अलग देश स्वतंत्र हो रहे थे, उसी वक्त क्या नाम है ये रूस में क्रांति होती है, उसी वक्त क्या नाम है फ्रांस में क्रांति होती है। तो किस तरह प्रगतिवाद के आधार पर लिखा जा रहा है कविता, उसका मूल आपको समझेंगे और समझा देंगे आपको हम। फिर प्रयोगवाद में हम प्रयोग करते हैं कि किस तरह लिखा जाना चाहिए। फिर नई कविता है ना, फिर नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता। जनवादी कविता जिसके प्रमुख हस्ताक्षर कौन है, नागार्जुन, जो जिनका दूसरा नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र यात्री, जो हिंदी में लिख रहे हैं नागार्जुन के नाम से और मैथिली में लिख रहे हैं वैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम से। और यहीं पे आता है, आगे पढ़ेंगे, मतलब पूरा समकालीन कविता में जब पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और मैं आपको एकदम एश्योर कर रहा हूं कि इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा कि अरे क्या, तो हमारे समाज से जोड़ के देख के समझेंगे इसको। आप इसको समाज से जोड़ कर देखेंगे, लगेगा अरे अच्छा इसका आंसर ऐसे हो सकता है। आप समाज से जोड़िएगा। जब हमारे पास बच्चे आते हैं कॉपी चेक करवाने के लिए, और जब मैं उनको जब बताता हूं तो बच्चे लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि सर ये था। एक्चुअली जब आप किसी साहित्य को या किसी विषय के जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, क्या बोलते हैं उसको, जब तक आप उसके सिलेबस को नहीं समझेंगे तब तक वो बड़ा दिखेगा, है ना। तो ये कंडीशन है। तो हम पढ़ेंगे, जैसे एक कविता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक दूसरा आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं कि वो तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। जब इस चीज को जब समकालीन कविता में पढ़ेंगे तो आप वहां से ये पढ़ेंगे, है ना। बहुत ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, ऐसे ऐसे कविता के पंक्तियों को पढ़ेंगे कि आपको खूब आनंद आएगा। अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रमुख कवि के रूप में मैथिलीशरण गुप्त पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद, और मैंने बताया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जी को पढ़ेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे, गजानन मानंद मुक्तिबोध और नागार्जुन को, जो कि आप जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे होंगे तब। और यही जो है दूसरे पेज में, मैंने दूसरे पेपर में भी यहीं से, पहले पेपर से रिलेटेड है दूसरा पेपर, है ना, जिसे हम इतिहास कथा साहित्य में पढ़ेंगे। हम क्या, तो उपन्यास और यथार्थवाद क्या होता है। यथार्थवाद का अर्थ समझते हैं कि जो एक्चुअल जो हो रहा है, जो प्रैक्टिकलिज्म में क्या है, प्रैक्टिस में क्या है, तो वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। 2 दिन में मैं इसको समझा दूंगा आपको, 2 क्लास में आसानी से समझ जाएंगे। यहां से आप क्वेश्चन लेकर लेंगे। प्रमुख उपन्यासकार कौन, तो प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, यशपाल, फनीसरा रेणु और भीष्म कहानी, जिन्होंने तमस लिखा था भारत पाकिस्तान के विभाजन पर। प्रमुख कहानीकार के रूप में, और हिंदी कहानी का उद्भव, यहाँ पे उपन्यास का विकास है, उपन्यासों का उद्भव और विकास, और यहाँ है कहानी का उद्भव और विकास जो गद्य की में आता है, जिसमें आपको प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, पीछे वाले पेज में बताया थे सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे जो है वहां भी हैं, मोहन राकेश और कृष्णा सोबती है। मोहन राकेश जिन्होंने आधे अधूरे लिखा है, आषाढ़ का एक दिन लिखा है, और आषाढ़ का एक दिन जो है आपकी यूपीएससी के सिलेबस में है नाटक, है ना। तो अभी चूंकि उतना समय है नहीं, 1.5 घंटा का या 2 घंटे का ही मुझे क्लास लेना पड़ेगा, तो उसमें हम आपको केवल परिचय दे रहे हैं। तो मोहन राकेश और कृष्णा सोबती जो है वो स्त्री में लिखे हैं। इन्हीं का एक रचना है मित्रों मरजानी, जिसमें वीमेन सेक्सुअलिटीज को लेकर के सवाल उठाए गए हैं। तो ये चीज है। फिर नाटक और रंगमंच के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी नाटक का उद्भव और विकास पढ़ेंगे कि हिंदी नाटक कब से उद्भव हुआ, एकांकी के रूप में किस तरह आया, फिर उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख नाटककार मैंने कहा भारतेंदु, जिन्होंने लिखा था वैदिक हिंसा हिंसा नभवती, उनका भारत दूरदर्शन आपको मेंस में लिखना पड़ेगा।
सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में यहाँ से, सेकंड पेपर में वहां से। जयशंकर प्रसाद जिन्होंने स्कंद गुप्त लिखा है, चंद्रगुप्त लिखा है, बीपीएससी में चंद्रगुप्त पूछता है और यूपीएससी में स्कंद गुप्त पूछता है। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि फर्स्ट पेपर के पढ़ते ही आपका सेकंड पेपर अपने आप कवर हो रहा है, अलग से नहीं पढ़ रहे हैं आप, इतना मिक्स हो जाता है पूरा। बस पेपर के रूप में अलग अलग दिखता है वो, लेकिन दोनों बहुत जुड़ा हुआ है। अब सीधी सी बात है, जब इतिहास आप पढ़िएगा किसी चीज का, किसी साहित्य का इतिहास पढ़िएगा, तो आप उनकी जो रचनाएं होंगी, उन रचनाओं के बारे में तुम आसानी से पढ़ेंगे ना। बिना रचनाकार के रचना को पढ़े बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं इतिहास लेखन में। तो ये है। उसके बाद है हिंदी रंगमंच का विकास, और यहाँ पे 2 डिबेट है। इस डिबेट को मैं एक क्लास में आपको बता दूंगा, हालांकि 2 क्लास भी बता दूंगा, तो आप लोग और आसान से समझ जाइएगा कि मैंने 2 तरह की धारा यहाँ आती है। एक आता है क्या कि रंगमंच का जो विकास हो वो नाटक के लिए हो, नाटक के अनुसार हो, है ना, अनुसार हो। और ये कहते हैं कौन? तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, क्योंकि इनके नाटकों में बहुत लंबा लंबा क्या नाम है नाटक होता है, बहुत लंबे लंबे पात्र होते हैं, वो बहुत सारे पात्र होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नाटक के अनुसार रंगमंच होना चाहिए। और एक दूसरी धारा है जो कहता है कि नहीं, रंगमंच पर जो खेलने लायक हो, अर्थात जो हम ड्रामा करते हैं रंगमंच पर, उसके अनुसार नाटक लिखा जाए, जिसमें संवाद छोटे हों, क्लिष्ट तरह के शब्द का प्रयोग ना हो, एकदम संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग नहीं हो। तो जयशंकर प्रसाद जब लिखते हैं तो संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन मोहन राकेश जब लिखते हैं तो एकदम आम शब्द का प्रयोग होता है। तो ये डिबेट है, ये आप में। तो वहां पे क्या है कि रंगमंच के अनुसार जो हो वो नाटक लेखन होना चाहिए, रंगमंच मंच के अनुसार नाटक लेखन होना चाहिए, है ना। समझ रहे हैं सिद्धार्थ, आप कि नहीं समझ रहे हैं कि रंगमंच के अनुसार नाटक का लेखन हो। ये डिबेट है, 1 से 1.5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आलोचना है, तो आलोचना में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास कैसे हुआ, है ना। हम जब किसी चीज का क्रिटिसिज्म करेंगे तो कोई आधार तो लेंगे ना, तो उसका सैद्धांतिकी क्या होगा, व्यवहारिकी क्या होगा, प्रैक्टिकलिज्म में कैसे होगा, प्रगतिवादी धारा के आधार पर हम इसका मूल्यांकन करेंगे, है ना। फिर उसके बाद मनोविश्लेषणवादी आलोचना करेंगे और नई समीक्षा करेंगे कि जैसे आपने मन्नू भंडारी के एक किताब, मैंने मन्नू भंडारी के क्या बोलते उसको, एक रचना थी। उस रचना को अगर आप पढ़ेंगे तो उस पर एक फिल्म बनी है मासूम, है ना, जिसमें शबाना आजमी ने और नसरुद्दीन शाह ने काम किया है, और उसके बेटे का रोल जो है वो प्ले करता है अभी नया जो हीरो है, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ, वो करता है। तो पूरा का पूरा मनोविश्लेषणवादी फिल्म है वो, जिसमें ये गाना तुझसे नाराज नहीं हूँ, जिंदगी हैरान हूँ, परेशान हूँ, है ना। तो किस तरह आपके मन में जो बात चल रहा है उस आधार पर हम ये करेंगे। और क्रिटिसिज्म की, यानी कि हम जो आलोचना तो क्रिटिसिज्म का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि हम उनकी बुराई खोजते हैं, हम उनकी अच्छाई और बुराई दोनों पे बात करते हैं। तो नई समीक्षा के तहत आप इन सब चीजों को समझेंगे। जैसे प्रमुख आलोचक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामविलास शर्मा जी और डॉक्टर नागेंद्र जी। डॉक्टर नागेंद्र हैं ये, है ना। तो ये आप कहिए कि सर ये 4 नाम है, 4 लोगों को ही क्यों लिया गया, तो सीधा सवाल है, रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो परंपरावादी लेखक, मैंने परंपरावादी से करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत को तो जानते हैं, संस्कृत के ही प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन वो इसीलिए जब रामचंद्र शुक्ल जब कबीर को कहते हैं कि आजकल कोई भी कवि बनना चालू कर देता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नहीं, कबीर जो है वो वाणी के डिक्टेटर हैं। डिक्टेटर समझते हैं ना, मतलब वो बात करने में उनकी वाणी जो है, जो बोलते हैं उसमें वो तानाशाह के रूप में बोलते हैं, और उनके द्वारा जो बोली गई जो वाणियां हैं, या जिनको हम कहते हैं बीजक के रूप में जो संकलित हुई है, उसमें वो डायरेक्ट ये हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं कि वो इतने बड़े भाषा के जानकार हैं
कि वो अपनी बात सीधे सीधे बोल देते हैं, और अगर नहीं बोल पाते हैं तो दरेरा देखकर बोलवा देते हैं। इसीलिए तो कहता है ना कबीर कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचर मुल्ला बांग दे क्या भरा हुआ खुदाई। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लिए हो, उस पर जो तुम्हारा मौलवी है वो चढ़ जाता है, लाउड स्पीकर से चिचियाने लगता है, तो क्या ईश्वर जो है, ईश्वर की उपासना करने के लिए चिचियाना जरूरी है क्या? क्या ईश्वर यानी कि जो तुम्हारा अल्लाह है क्या वो बहरा हो गया है क्या? उसी तरह वो हिंदू को भी कहते हैं कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस का है संसार। अगर पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाए हमको तो हम तो पहाड़े को पूज लें, लेकिन उससे अच्छा तो वो है जिसको पूजने से जिससे चक्की बनता है, जिससे आटा पीसा जाता है, तो उससे अच्छा तो पत्थर का उपयोग हम उस आटे के चक्की के रूप में करें जिसके द्वारा पीस करके पूरा संसार भोजन प्राप्त करता है ना। तो आप वहां पर आएंगे, बहुत मजा आएगा। ये इतना अच्छा साहित्य, ये इतना अच्छा और इतना आसान है ना कि मैंने मेरे बहुत सारे दोस्त भी, इवन जब मैं जेएनयू में पढ़ता तब भी बहुत सारे लड़के बीटेक करके आते थे और एमए में एडमिशन लेने के लिए आते थे। और एमए में एडमिशन लेने का क्या, तो हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी साहित्य में वो आते थे, क्या नाम है, एमए में एडमिशन लेने के लिए। लड़का कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आता है हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए, क्यों? क्योंकि ये स्कोरिंग मार्क है, वो उसकी तैयारी भी हो रही है और क्लास भी हो रहा है, एमए की डिग्री भी मिल रही है और क्लास भी हो रहा है ना। तो ये उसके बाद बढ़ेंगे हिंदी गद्य की जो अन्य विधाएं हैं। गद्य की अन्य विधाओं में होता है ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत। जो मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में ही आपसे कहा था कि क्या नाम है, अलग अलग विधाएं हैं, उस विधाओं के बारे में हम पढ़ेंगे।